नमस्कार दोस्तों। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद लखनऊ उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित निष्ठा प्रशिक्षण के तीसरे मॉड्यूल विद्यालय में स्वास्थ्य एवं कल्याण में आप सभी का स्वागत है। तीसरे मॉड्यूल के इस सत्र का नाम है स्वास्थ्य और कल्याण। इस सत्र के अंत में आप सक्षम होंगे स्वास्थ्य और कल्याण की अवधारणा को समझने में, स्वास्थ्य और समग्र स्वास्थ्य की सही समझ विकसित करने में, समग्र स्वास्थ्य का शारीरिक विकास पर पड़ने वाले प्रभावों को जानने में। सबसे पहले समझते हैं स्वास्थ्य को। जीवन जीने का मूल आधार है स्वास्थ्य। स्वस्थ रहना ही सबसे बड़ा सुख है। हम जानते हैं कि स्वास्थ्य हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस कोविड-19 महामारी के कठिन समय में हम सभी ने बेहतर स्वास्थ्य और स्वस्थ रहने के तरीकों के बारे में जानना और उसी अनुसार रहना शुरू कर दिया है। विद्यालय में स्वास्थ्य और कल्याण का यह मॉड्यूल भी इसी संकल्पना को समेटे हुए है। स्वास्थ्य को थोड़ा और समझते हैं। जानते हैं कि स्वास्थ्य क्या है? क्या मात्र रोगों से मुक्त रहना ही स्वास्थ्य है? आइए सुनते हैं। हमें कोई बीमारी नहीं तो हम स्वस्थ हैं, हम सेहतमंद हैं। अगर हमके कौनो बीमारी ना, हम स्वस्थ हैं, हमार शरीर स्वस्थ है। शरीर में अगर कोई बीमारी नहीं है, अच्छा खान पान है और कोई दिक्कत नहीं है इस टाइप की जिससे कि हमें लगे कि हम अस्वस्थ हैं, यही हमारा स्वास्थ्य है। तो देखा आप लोगों ने, ज्यादातर लोगों से यह प्रश्न करने पर उत्तर कुछ ऐसा ही मिलता है जैसा आपने अभी वीडियो में देखा है। सिर्फ बीमारियों से बचे रहना ही, बीमारियों का न होना ही आपकी स्वस्थता को नहीं दर्शाता है, लेकिन हम लोग स्वास्थ्य को केवल बीमारी से ही जोड़कर देखते हैं। यदि गौर करें तो हम देखेंगे कि अच्छा स्वास्थ्य केवल रोगों से मुक्ति नहीं, बल्कि यह शारीरिक, सामाजिक, भावनात्मक और मानसिक कल्याण की स्थिति को दर्शाता है। सभी एक ही निरंतरता में एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और इसी को कहते हैं समग्र स्वास्थ्य। एक शिक्षक के रूप में हमें इस समग्र स्वास्थ्य के महत्वपूर्ण आयामों के प्रति जागरूक होना चाहिए, जिससे कि हम स्वयं को और अपने बच्चों को स्वस्थ रख सकें और एक बेहतर भविष्य का निर्माण कर सकें। आइए हम समग्र स्वास्थ्य के इन आयामों पर एक संक्षिप्त चर्चा करते हैं। शारीरिक स्वास्थ्य, यह समग्र स्वास्थ्य का सबसे पहला और महत्वपूर्ण बिंदु माना जा सकता है। यह बीमारी या चोट से मुक्त होने की अवस्था है। शारीरिक स्वास्थ्य शरीर की स्थिति को दर्शाता है जब सभी शरीर के आंतरिक और बाहरी अंग, ऊतक, कोशिकाएं ठीक से काम करें, क्योंकि उन्हें काम करना चाहिए। इसमें शरीर की संरचना, विकास, कार्यप्रणाली और रखरखाव शामिल होता है। यह एक जीव के कार्यात्मक क्षमता, योग्यता का स्तर भी है कि वो दैनिक कार्य करने में फिट हो, जैसे सुनाई देना, दौड़ना, चलना, दिखाई देना व अन्य सामान्य गतिविधियां। आइए जानते हैं एक अच्छे शारीरिक स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने के क्या मापदंड हैं। गतिविधि, ताकत, लचीलापन और धैर्य का होना, स्वस्थ और स्वच्छ भोजन की आदतों के साथ संतुलित आहार व गहरी नींद लेना, शरीर के सभी अंग सामान्य आकार के हों और उचित रूप से कार्य करें, नाड़ी स्पंदन, शरीर का भार व व्यायाम, सहनशीलता आदि सब कुछ व्यक्ति के आकार, आयु व लिंग के सामान्य मानकों के अनुसार होना चाहिए। आइए अब दूसरे बिंदु को देखते हैं, जिसका नाम है सामाजिक स्वास्थ्य। सामाजिक स्वास्थ्य में दूसरों के साथ और पर्यावरण के साथ तालमेल, समूह में काम करने और व्यक्तिगत संबंधों में संतुष्टि की क्षमता शामिल है।
चूंकि हम सामाजिक प्राणी हैं, अतः संतोषजनक रिश्ते का निर्माण करना और उसे बनाए रखना हमें स्वाभाविक रूप से आता है और सामाजिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए आना भी चाहिए। सामाजिक स्वास्थ्य के कुछ अन्य घटक भी हैं जो हमारे सामाजिक स्वास्थ्य पर प्रभाव डालते हैं। जैसे सामाजिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए ज़रूरी है कि मानव कल्याण के हित वाला समाज हो, शुद्ध पेयजल का प्रबंध हो, प्रदूषण मुक्त वातावरण हो, संक्रमण रोधी व्यवस्था हो, पर्याप्त चिकित्सालय हो, उचित शिक्षा की व्यवस्था हो, मलमूत्र एवं अपशिष्ट पदार्थों के निकासी की उचित व्यवस्था हो, सुलभ शौचालय की व्यवस्था हो, सार्वजनिक स्थानों की पूर्ण स्वच्छता हो, अधिकाधिक वृक्षारोपण किया जाए, भय भ्रम मुक्त समाज हो। अब आते हैं समग्र स्वास्थ्य के एक और महत्वपूर्ण बिंदु पर, जिसका नाम है भावनात्मक स्वास्थ्य। भावनात्मक स्वास्थ्य को तब स्थिर कहा जाता है जब व्यक्ति आरामदायक महसूस करने के लिए भावनाओं को नियंत्रित और प्रबंधित कर सकता है। लोग भावनात्मक रूप से स्वस्थ हैं यदि वो अपनी भावनाओं को सफलतापूर्वक व्यक्त करने में सक्षम हैं। शारीरिक स्वास्थ्य जितना ज़रूरी है उतना ही भावनात्मक स्वास्थ्य भी ज़रूरी है। भावनात्मक रूप से मजबूत होने का मतलब यह नहीं है कि आपको दुख, दर्द या पीड़ा का अनुभव नहीं होता है। इसका मतलब यह है कि आप इन अनुभवों से पुनर्निर्माण करना या वापस उठना सीखते हैं। उदाहरण के लिए हम अपनी कक्षा में ही देख सकते हैं, यदि वो शिक्षक जो स्वयं की भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर पाते हैं, कक्षा में बच्चों द्वारा बार बार प्रश्न पूछे जाने पर झल्ला जाते हैं और बच्चों पर अनुचित प्रतिक्रिया भी दिखा देते हैं, जो गलत है और भावनात्मक कमजोरी का प्रमाण है। अपने विद्यालयों में हम विभिन्न प्रक्रिया या गतिविधि द्वारा भी बच्चों को मानसिक तनाव की स्थिति में स्वयं को संतुलित करना सिखा सकते हैं, जैसे कि विभिन्न भावनाओं को चित्रों द्वारा, अभिनय द्वारा या डायरी लेखन के द्वारा उन्हें समझा सकते हैं। समझ विकसित होने पर बच्चे बड़ी सरलता से अपनी भावनाएं व्यक्त करने में सक्षम होंगे और अपनी बातों को बड़ी सहजता से आपसे साझा कर सकेंगे। यहाँ कुछ दैनिक विकल्प व क्रियाकलाप भी हैं जिन्हें अपनाकर व्यक्ति शारीरिक और भावनात्मक मजबूती को प्राप्त कर सकता है। जैसे कि पर्याप्त आराम करें, अच्छे पोषण के बारे में जानें और उनका सेवन करें, नियमित व्यायाम करें और अपने मन को अच्छा रखें, हर दिन सूरज की पर्याप्त रोशनी लें, नशीले पदार्थों का सेवन कम करें या संभव हो तो बिल्कुल भी ना करें, समयानुसार दैनिक कार्य करने का प्रयास करें। अब बात करते हैं एक और महत्वपूर्ण बिंदु पर, जिसका नाम है मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार मानसिक स्वास्थ्य कल्याण की वह स्थिति है जिसमें व्यक्ति अपनी क्षमताओं का एहसास करता है, जीवन के सामान्य तनावों का सामना कर सकता है, लाभदायक रूप से काम कर सकता है तथा अपने समुदाय में योगदान करने में सक्षम है। कोविड-19 के इस दौर में जहां लोगों से सामाजिक दूरी, परहेज, सुरक्षा, प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के उपायों पर बात हो रही है, वहां उसी के साथ साथ ही एक सकारात्मक सोच युक्त मानसिक स्वास्थ्य को प्रबल करने पर भी जोर दिया जा रहा है। मानसिक स्वास्थ्य में आपके भावनात्मक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक कल्याण शामिल है। यह प्रभावित करता है कि आप कैसे सोचते हैं, महसूस करते हैं और कार्य करते हैं। यह निर्धारित करता है कि आप अपने जीवन की हर चीज
कैसे संभालते हैं, अच्छा और बुरा। मानसिक स्वास्थ्य हमेशा एक जैसा नहीं रहता है। आपके जीवन के विभिन्न चरणों में परिस्थितियां बदल सकती हैं। बच्चे और उनके मानसिक स्वास्थ्य पर भी एक दृष्टि डाल लेते हैं। हर व्यक्ति में कुछ न कुछ मानसिक अस्वस्थता होती है। किसी में परिलक्षित होती है, किसी में नहीं होती है। कोई नियंत्रित कर लेता है और कोई इस मानसिक अस्वस्थता पर नियंत्रण नहीं कर पाता है, जिसके दुष्परिणाम भी देखने को मिलते हैं। मानसिक समस्याओं की शुरुआत बचपन से ही होती है। अतः विद्यालय स्तर पर एक शिक्षक के तौर पर अपने बच्चों की ऐसी मानसिक अस्वस्थताओं को हमें पहचानना होगा, उसके निवारण के उपाय करने होंगे और उनके अभिभावकों से बात करनी होगी। आइए इस पर एक दृष्टि डालते हैं। एक शिक्षक के तौर पर हमें जानना होगा कि बच्चों में मानसिक समस्याएं क्या हैं, उसके लक्षण क्या हैं, बच्चों में मानसिक तनाव उत्पन्न होने की परिस्थितियां क्या हैं, बच्चों में मानसिक समस्याओं के आने का प्रभाव क्या है, बच्चों के व्यवहार में बदलाव आ रहा है तो क्या करें और क्या न करें। आइए इसके बारे में आगे थोड़ा विस्तार से चर्चा करते हैं। सबसे पहले बच्चों में मानसिक समस्याएं व लक्षण। अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, जिसे ADHD भी कहते हैं, यह अक्सर चंचल और शरारती बच्चों में होता है। कंडक्ट डिसऑर्डर, इसमें बच्चा कहना नहीं मानता है। उदासी, अवसाद, घबराहट, शर्म, अपराध बोध, भय, असहायता, स्वयं पर संदेह करना, भ्रम, अकेलापन, क्रोध, बीमारी, विकार और सबसे महत्वपूर्ण तनाव की स्थिति। तनाव क्या होता है? सामान्य जीवन में यह एक ऐसा समय होता है जिसमें व्यक्ति एक चुनौती का सामना करता है या तनाव में होता है। वह समाधान पा सकता है और सकारात्मक रूप से कार्य कर सकता है या उसे सहायता की भी आवश्यकता पड़ सकती है। दूसरा, बच्चों में मानसिक समस्याएं, तनाव उत्पन्न होने की परिस्थितियां क्या हैं? जैसे कि शैक्षणिक प्रदर्शन में गिरावट होने पर मानसिक तनाव उत्पन्न हो सकता है। गृह कलेश या बीमारी होने पर, अत्यधिक क्रियाशीलता की वजह से भी तनाव होता है। क्रोध व दुर्व्यवहार, ये सब परिस्थितियां तनाव उत्पन्न करती हैं। बच्चे में मानसिक समस्याएं अगर उत्पन्न हो रही हैं तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है? बच्चे चुप रहने लगते हैं, उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता है, कोई कार्य नहीं करना चाहते हैं, किसी से बात नहीं करना चाहते हैं, अक्सर पेट में दर्द भी रहता है। बच्चे के व्यवहार में बदलाव की स्थिति में क्या नहीं करना चाहिए? बच्चे पर आरोप कभी ना लगाएं, बच्चे की निंदा ना करें, बच्चे की पिटाई ना करें, बच्चे के लिए अपशब्दों का प्रयोग भी ना करें। बच्चे में अगर मानसिक समस्याएं आ रही हैं तो हमें क्या करना चाहिए? बच्चे को समझने की कोशिश करनी चाहिए। शिक्षक भी बच्चों को समझाएं। शिक्षक बच्चे के माता पिता से बात करें। व्यवहार में हो रहे बदलाव को पहचानें। डॉक्टर को भी दिखा सकते हैं। समस्या ठीक नहीं हो रही हो तो मानसिक रोग विशेषज्ञ से संपर्क करें। हम अपने विद्यालयों में भी अपने विद्यार्थियों को तनाव प्रबंधन हेतु कुछ गतिविधियां बताकर, उन्हें सिखाकर तनाव को प्रबंधित करना, तनाव को कम करना सिखा सकते हैं। जैसे कि ध्यान करें, योगाभ्यास करें, तनाव होने पर ठंडा पानी पी लें, हल्का फुल्का वार्म अप भी कर सकते हैं। तनाव की स्थिति होने पर संगीत भी सुन सकते हैं या डांस भी कर सकते हैं। तनाव से गुजर रहे हों तो जोर जोर से हंस भी सकते हैं या किताबें पढ़कर मन हल्का कर सकते हैं। भ्रमण पर भी बच्चों को ले जाया जा सकता है। उन्हें छोटे मोटे खेल भी खिलवा सकते हैं और पर्याप्त नींद लेना भी सिखाना चाहिए।
अब आते हैं इस सत्र के आखिरी बिंदु पर, समग्र स्वास्थ्य का समग्र विकास पर पड़ने वाला प्रभाव। बच्चों के विकास में जितना प्रभाव वंशानुक्रम का पड़ता है, उतना ही समग्र स्वास्थ्य के विभिन्न आयाम भी उसके समग्र विकास पर असर डालते हैं। अतः इस सत्र की चर्चा के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि संतुलित आहार, उचित पोषण, स्वच्छ व स्वस्थ वातावरण के अभाव में बच्चे का शारीरिक विकास सामान्य विकास से भिन्न होगा। अच्छे वातावरण, अच्छे परिवेश की उपस्थिति में ही बच्चे का उचित रूप से विकास संभव है। यहाँ वातावरण से तात्पर्य भौतिक एवं सामाजिक वातावरण से है। गृह कलेश, सामाजिक तिरस्कार, अभाव, तनाव के बीच रहने वाले बच्चों की भावनात्मक व मानसिक परिपक्वता देर से होगी, जो सामान्य वृद्धि एवं विकास में बाधक होगी। आशा करते हैं कि स्वास्थ्य और कल्याण के इस सत्र से आप सभी शिक्षक विद्यालय में स्वास्थ्य और कल्याण की अवधारणा से भली भांति परिचित हो गए होंगे। अवधारणा स्पष्ट होने का सकारात्मक प्रभाव आपके विद्यालय व बच्चों पर पड़ेगा, जिससे हम शिक्षक एक बेहतर भविष्य का निर्माण कर सकेंगे। धन्यवाद।